दिया। अगर हार्ट बीट नापने वाली कोई मशीन होती यहाँ तो मेरी स्थिति का ठीक ठीक अंदाजा होता आप लोगों को। दिल तो धड़क ही रहा है, लग रहा है कि ब्रह्मरंध्र भी आज ही खुल जाएगा मेरा। ये स्थिति है क्योंकि मंच की काबिलियत और सभागार की काबिलियत से आप परिचित हैं। सभी नाटककार हैं, रंगमंच पर सभी ने काम किया है, सबका लंबा अभ्यास है। और मैं यहाँ एमए की नहीं बीए की विद्यार्थी के बतौर हूँ नाटक पर अपना पर्चा पढ़ते हुए। पिछली बार मैंने विरासत पर कुछ बोलने की कहने की कोशिश की थी। इस बार मैंने दृष्टिकोण और पद्धति पर बहुत छोटा सा पीस लिखा है। मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, मैं कहने की हालत में भी नहीं हूँ। हम कैसे पहुंचते हैं दृष्टिकोण तक? क्या हमें पद्धति वहां तक ले जाती है अथवा हमारा दृष्टिकोण उस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है? दृष्टिकोण हमारा इससे बनता है कि हम समय के प्रवाह में किस बिंदु पर खड़े होकर देख रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाते हैं। इस तरह दृष्टिकोण और पद्धति में एक संबंध बनता है। जब मैं हबीब तनवीर को पढ़ रही थी तो मैंने उनके पूर्व को भी पढ़ा, उनके समकाल और वैश्विक परिदृश्य को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश की। हबीब तनवीर का जन्म 1923 को रायपुर में हुआ। आप सभी उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को जानते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि कैसे वे रायपुर से निकलकर बंबई गए, वहां से अलीगढ़ और बाद में इप्टा में पहुंचे। लेकिन वे अपने एक साक्षात्कार में बताते हैं कि इप्टा से जोड़ने का काम उन्हें अली सरदार जाफरी ने किया था। और यह भी कहते हैं कि मैंने इप्टा से बहुत कुछ सीखा। वहाँ कई जबानों के लोग कलाकार मौजूद थे, कई तरह की लोक शैली और लोक धुनें मिली वहाँ उन्हें। उन सबको वहाँ से हटने के बाद मैंने आजमाया। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा से प्रशिक्षण लिया और निर्देशन का भी काम किया। इतने अध्ययन और अध्यापन के बाद भारत लौटकर उन्होंने जनता के थिएटर, हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना की। यह तो उनके नजरिए का एक रिफ्लेक्शन है, उनके दृष्टि का एक कोण है। लेकिन यही हम थोड़ा वैश्विक परिदृश्य पर भी नजर डालेंगे। वैश्विक रंगमंच पर इस तरह के थिएटर की स्थापना इससे पहले हो चुकी थी, जिसमें वर्कर्स थिएटर मूवमेंट, ब्लू ब्लाउज थिएटर तथा रेड फ्लेयर्स थिएटर प्रमुख हैं। शायद इसकी भी सूचना, इसका भी संज्ञान उनको था। उन्होंने कहा है कि यह हिंदुस्तानी थिएटर संस्कृत और देहाती रवायतों के मेल से बनाया। इन्हीं के समकालीन बादल सरकार हैं। थिएटर और रंगमंच के क्षेत्र में उनका योगदान भी अप्रतिम है। उन्होंने तीसरा थिएटर या थर्ड व पुअर थिएटर की स्थापना की, जिसे उन्होंने शहरी और ग्रामीण थिएटर के फ्यूजन से बनाया। मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तानी और थर्ड थिएटर एक ही तरह की प्रक्रिया और दृष्टिकोण के चलते बनाया गया। बादल सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, बाद में पार्टी की आलोचना करने के कारण निकाले गए, लेकिन अपने विचारों और लेखन में वह ताउम्र जनता के लिए लिखते रहे। हबीब तनवीर के समकालीनों में मोहन राकेश का नाम लिया जा सकता है। थोड़ा और पहले जाए तो वेदनाथ दत्त, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा का भी नाम ले सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि जब तक उनके समकाल में लिखने वालों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हबीब तनवीर के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाएंगे कि नाटक और रंगमंच में उनका योगदान कितना है। इन सभी नाटककारों ने मध्य वर्ग, संभ्रांत वर्ग, ऐतिहासिकता, राष्ट्रवाद, देश प्रेम को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया। मोहन राकेश ने मध्यवर्गीय टूटन, रिक्तता, असफलता को दर्ज किया तो वेदनाथ ने एक संभ्रांत स्त्री, अंजो दीदी, अंजलि की यंत्रवत व्यवस्था, अनुशासन, यहाँ तक कि कैसे वह एक सनकपन तक पहुंच जाता है। हालांकि नाटकों का स्त्रीवादी पाठ हुआ होगा, मैंने उसको देखा नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए। हमें जगदीश चंद्र माथुर के कोड़ार की याद है, वह 1951 में प्रकाशित हुआ। हबीब तनवीर का आगरा बाजार 1954 में। हम देखें कि हबीब तनवीर इन सब के बीच ग्रामीण जनता, साधारण जनता के जीवन को अपने नाटकों में दर्ज कर रहे थे। हबीब तनवीर ने इस लोक जीवन, लोक संस्कृति और उसकी जीवन स्थितियों को रंगमंच पर लाने का ऐतिहासिक काम किया। उनके समकालीनों में बादल सरकार को छोड़ दें तो किसी ने उस जीवन को रंगमंच पर उतारने का काम नहीं किया, न ही इस समाज के मनोरंजन के लिए कोई वैकल्पिक लेखन या रंगमंच तैयार किया। इस हिंदुस्तानी थिएटर की खासियत यह थी कि यह सस्ता था, इसमें यांत्रिकता का
भारी साज सज्जा, प्रकाश की रंगीनियों आदि का अभाव था। इसलिए साधारण जनता इसकी साधारणता से जुड़ती भी थी। इसका पूरा ध्यान अपने अभिनेताओं के अभिनय, उनके चुनाव, उनकी देह भाषा पर था। उस समय के व्यावसायिक थिएटर महंगे थे, उनकी विषय वस्तु, कथानक हाशिए की जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, और जो सरकारी अनुदान से संचालित होने वाले थिएटर थे वे कुछ हद तक सरकार के नियंत्रण में हमेशा से रहे। ऐसे में हिंदुस्तानी थिएटर तीसरा थिएटर या थर्ड व पुअर थिएटर जैसे साधारण जनता के जीवन को शामिल कर उनके मनोरंजन के लिए मील के पत्थर ही साबित हुए। इसलिए अगर पद्धति पे जाएं तो खुला रंगमंच, गीत, संगीत, नृत्य का प्रयोग इसको सफल बनाता है इस तरह के थिएटर को, क्योंकि सुबह जिस तरह से हमने संगीत देखा और हम ग्रामीण जीवन या जो वो हाशिए का समाज है उसके जीवन में, भले जीवन वहाँ उस तरह से सुविधाजनक नहीं है, लेकिन पहले भी बात हुई कि संस्कृति उसके जीवन में अभी भी है, उसकी अपनी लोक संस्कृति। तो मैंने ऐसे नाटक थिएटर में तो नहीं देखे, लेकिन मैंने यूट्यूब पर जाके चरणदास चोर और मोर नाव, दामाद गांव की नाव, ससुराल भी मैंने अभी 2 दिन पहले इसको यूट्यूब पर देखा। तो पूरा ही नाटक गीत, संगीत और नृत्य से भरा हुआ। तो मुझे लगता है कि इसकी सफलता का कारण यह भी है, और इसीलिए इस पद्धति का चयन किया गया, क्योंकि जिससे कि जिनके जीवन के कथानक को चुना गया था वो उस तक पहुंच सके, आसानी से जुड़ सके। इसकी लोक भाषा, सर्वसाधारण की भाषा, शैली ऐसी थी जो लोक जीवन की भाषा और मुहावरे को स्थान देती थी। आप देखिए चरणदास चोर और गांव की नाव, ससुराल, मोर नाव, दामाद में मंच पर सबसे पहले समूह गान और नृत्य होता है। पात्रों को देखें, जैसे कि उनकी देह बनावट, कद काठी, रंग रूप, समझ जाएंगे कि कैसे पात्रों के चयन पर भी इसकी सफलता निर्भर है, क्योंकि जब तक रंगमंच का पात्र उस जनता के जीवन का को अपना नहीं लगेगा तब तक दर्शकों का जुड़ाव संभव नहीं है। साधारण जनता के मन में बहुत गहरे तक हायरार्की के सौंदर्य बोध भी बैठा रहता है। यदि चरणदास चोर की रानी या उसके जो रक्षक हैं लगेंगे नहीं कि ये रक्षक है, रक्षक जैसी उनकी देह भाषा है, देह यष्टि है, तब तक वो उनसे जो द्वंद्व बनता है, उनका जो उनका डिफरेंस बनता है, उससे भी नहीं जुड़ पाएंगे। और चोर जब तक उनको लगेगा नहीं कि ये मेरी ही तरह दिखने में दुबला पतला सा है, मेरी ही कम्युनिटी का कोई व्यक्ति होगा, तब तक उस चोर से भी उनका साथ का संबंध नहीं बनेगा। इसलिए पात्रों के चुनाव पर वो कितने दुबले होंगे, उनका रंग कितना डार्क होगा, कितना गोरे होंगे, इस सब का मुझे लगता है कि थिएटर में ध्यान रख रहे होंगे जब हबीब साहब चुन रहे होंगे अपने पात्रों को। तो इस प्रकार रंगमंच पर पद्धति और प्रक्रिया की इस्तेमाल से रंगमंच से मतलब जुड़ सकेंगे पात्र। तो यही चंद बातें थी जो मैंने समझा था। बहुत बहुत शुक्रिया रजा फाउंडेशन का, आप सभी का।